हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एसएचएम के भी क्वेश्चंस, थोड़े कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था, 20 से आगे डिस्कस करना था, है ना। स्टेज 4 पार्ट ई। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, देखो 20 में क्या लिखा है। m द्रव्यमान का एक कण u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर के केंद्रीय विभव क्षेत्र के अंतर्गत एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। यदि बोर क्वांटमीकरण प्रतिबंध का उपयोग करें तो संभव कक्षाओं की त्रिज्या और ऊर्जा स्तर का क्वांटम संख्या n के साथ क्या संबंध होगा। सबसे पहले देखो u क्या लिखा है, हाफ के आर स्क्वायर। f क्या लिखते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर। माइनस से माइनस, एक तो माइनस आ जाएगा, 2r हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस के आर। ये f की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, है ना। वृत्ताकार कक्षा में है इसलिए v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। यानी v प्रोपोर्शनल टू r, ये चीज आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्वांटम नंबर देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, एम वी आर। ये क्वांटाइजेशन का मतलब n टाइम्स होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोर्स क्वांटम पोस्टुलेट्स की बात करें, क्वांटमाइजेशन, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी में क्या लिखते हैं, एन एच बाई 2 पाई। वैसे ही कुछ होगा, n इंटू समथिंग, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एम वी आर जो है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग है, ये n के समानुपाती होगा अगर क्वांटाइजेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बोर के क्वांटमीकरण प्रतिबंध का उपयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, या आप इसको एन एच बाई 2 पाई भी लिख सकते हो, जो भी कांस्टेंट है। चलो अब देखो, v और r दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर एन के समानुपाती, आर स्क्वायर रूट ऑफ एन के समानुपाती। आर मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी में देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर समानुपाती किसके होगा, आर स्क्वायर के। और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर के समानुपाती है। यानी टोटल एनर्जी जो होगा ये आर स्क्वायर के समानुपाती होगा, और आर स्क्वायर का मतलब एन के समानुपाती। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, nth ऑर्बिट की ऊर्जा, nवीं कक्षा की ऊर्जा ये n के समानुपाती होगी, और त्रिज्या ये स्क्वायर रूट ऑफ n के समानुपाती। तो ऐसा किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। 20 का करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। 21 में लिखा है, दो उपग्रहों A तथा B क्रमशः M तथा 2M है। अच्छा, दो उपग्रह A और B है, उनका द्रव्यमान M और 2M है। पृथ्वी के परितः A त्रिज्या R के वृत्ताकार कक्षा में और B त्रिज्या 2R के वृत्ताकार कक्षा में चल रहा है।
उपग्रहों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगी? उपग्रहों की गतिज ऊर्जा, सबसे पहले हम लोग V निकालते हैं A के लिए, Gm/r, r त्रिज्या है ना, और B हो जाएगा Gm/2r, ये कक्षीय चाल है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? गतिज ऊर्जा, TA/TB, हाफ m और स्क्वायर रूट ऑफ Gm/r का स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान 2m है, ठीक है ना, B के लिए द्रव्यमान 2m है और कक्षीय चाल है स्क्वायर रूट ऑफ Gm/2r। देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा Gm/r, नीचे आ जाएगा 2Gm/2r, तो ये 2 से 2 कट गया, सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो 21 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 22 में आते हैं, ठीक है बच्चों। ट्वेंटी टू में देखो क्या लिखा है, m द्रव्यमान के 4 एक समान कण भुजा A के एक वर्ग के कोणों पर स्थित है। यदि ये कण एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में इस वर्ग के परिवृत्त एक वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, तो कण की चाल क्या होगी? एक बार ध्यान देना, ऐसा ही क्वेश्चन स्टेज 4 पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेज 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका जो आंसर है हम लोग डायरेक्ट यहां पे यूज करेंगे। ऐसा था, इसमें त्रिज्या r दिया था, और सब एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। कण की चाल, ये देखो 7th का सेकंड आंसर करेक्ट था ना, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ Gm/r इंटू 1 + 2√2। अब ये जो 22nd क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर a दे दिया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ये भी r, ये भी r, ये r√2, तो r√2 किसके इक्वल है? a के इक्वल है। r को आप क्या लिख सकते हो? a/√2, यहाँ r के बदले a/√2 पुट कर दो। अब √Gm/a को छोड़ दो, बाकी जो भी है उसको सॉल्व करके 1.16 आता है, 1.16, ठीक है ना, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। अब देखो 1.16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Gm/a, 22nd का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 23 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, एक रॉकेट को पृथ्वी से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि वह वापस नहीं आता है। इसके लिए रॉकेट प्रक्षेपक द्वारा दी गई न्यूनतम ऊर्जा E है।
उसी रॉकेट को चंद्रमा की सतह से प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेपक द्वारा दी गई न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। मानिए कि पृथ्वी तथा चंद्रमा का घनत्व समान है। पृथ्वी का आयतन चंद्रमा से 64 गुना ज्यादा है। पृथ्वी का आयतन m है, तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा? 64 गुना कम। अगर आयतन कम है, घनत्व समान है, तो द्रव्यमान भी तो उसी रेशियो में होगा ना बच्चों। ये समझ पा रहे हो? आयतन समान है, सॉरी घनत्व समान है, आयतन को डबल कर दो, 2 गुना कर दो, तो द्रव्यमान भी 2 गुना हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के लिए ऐसा लिखा है कि आयतन का रेशियो, आयतन जो है ना, ये पृथ्वी का आयतन चंद्रमा के आयतन का 64 गुना है और दोनों का घनत्व समान है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 64 गुना होगा, या चंद्रमा के द्रव्यमान का 1/64 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग r के लिए रिलेशन फाइंड कर सकते हैं ना। 64 इंटू 4/3 पाई r क्यूब रो, यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब, r किसका? मून का, और रो उल्टा लिख दिया लगता है ना, यहां m आएगा, यहां ऐसा। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 64 गुना है। अब ठीक है, तो ये 64 यहां पर, ठीक है, यहां rm लिख देंगे। अब ठीक आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 64 इंटू मास ऑफ मून, ये मास ऑफ अर्थ, तो 4/3 भी कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हो 4rm का क्यूब, ये r क्यूब के बराबर है। यानी चंद्रमा का जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें मास मिल गया, रेडियस मिल गया, और एस्केप वेलोसिटी की बात करनी, ऊर्जा की। रॉकेट को प्रक्षेपण के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या लिखते हैं? -gm, अच्छा ½ mv² लिख देते ना सीधा सीधा। चंद्रमा की सतह से प्रक्षेपित करने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह से दे रहे हैं ऊर्जा कितनी होती है? gm स्मॉल m बाई r, क्योंकि -gmm/r उसकी स्थितिज ऊर्जा है। इतना ही प्लस में दे देंगे ऊर्जा तो क्या हो जाएगा? वो एस्केप कर जाएगा। और ये कितना लिखा है? E0 लिखा है, E लिखा है। अब हमें चंद्रमा के लिए चाहिए, तो gm' या mm, फिर यहाँ rm मून का वैल्यूज को पुट कर देना है। ये क्या है? m/64, और यहाँ r/4, तो 16 टाइम्स में आएगा ना, E/16। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये 23 सॉल्व हो गया, 24 में आएंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है? द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या A का एक ठोस गोला एक समान समकेंद्रीय गोलीय आवरण जिसकी मोटाई 2a तथा द्रव्यमान 2m है से घिरा हुआ है। समकेंद्रीय गोलीय आवरण, अच्छा ठीक है, मोटाई 2a तथा 2m द्रव्यमान।
से घिरा हुआ है, केंद्र से 3a दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा? यहां पर ये 2a है तो टोटल 3a हो जाएगा। इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान 2m। ठीक है, इतना ही लिखा है ना। हमें कहां पर? इस जगह 3a दूरी पर, यहां कहीं एक पॉइंट मान लो a, इस पॉइंट को o नाम दे दो। केंद्र से 3a दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए देखो, इसको भी हम लोग इसका पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र पर और इसके लिए भी पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र पर मान सकते हैं। तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है G इंटू एम, टोटल मास हो जाएगा 3m बटा दूरी कितना है? 3a है, 3a का स्क्वायर, GM बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस एक 3 कट जाएगा, GM/3a। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 3a स्क्वायर। फोर्थ आंसर मैच कर रहा है ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 25 में आते हैं। देखो बच्चों, 25 में क्या लिखा है? एक परीक्षण कण का द्रव्यमान घनत्व k/r स्क्वायर है, से उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र। अच्छा, ऐसा लिखा है कि एक परीक्षण कण द्रव्यमान घनत्व ρ इक्वल्स टू k/r स्क्वायर से उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। कण के कक्ष की त्रिज्या r है, कैपिटल R, तथा इसके आवर्तकाल t के बीच सही संबंध क्या होगा? ये वृत्तीय कक्षा है, ऐसे मान लेते हैं, त्रिज्या r, तो इसके अंदर जो द्रव्यमान है उसी का तो गुरुत्व क्षेत्र लग रहा होगा, गुरुत्वीय बल लग रहा होगा। बाहर अगर हम लोग कंसेंट्रिक होलोस्फीयर्स जैसा मान लें, एक गोला, खोखला गोला, ऐसे बहुत सारे खोखले गोले से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो उन सब के कारण गुरुत्व बल शून्य होता है। डेंसिटी जो दिया है ना बच्चों, ये रेडियल डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है, यानी यहां से r डिस्टेंस पर सबके लिए एक जैसा होगा, उसको एक होलोस्फीयर मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां से यहां तक का टोटल द्रव्यमान निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड फिर आराम से मिल जाएगा ना। t और r के बीच सही संबंध हमें ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, t बराबर 2πr बाई v। अब v का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, डेंसिटी पता है, हम लोग इसको बहुत सारे छोटे छोटे या थिन कंसेंट्रिक होलोस्फीयर से मिलके बना हुआ मान रहे हैं, मतलब बहुत सारा खोखला गोला है और ये सब मिल करके एक ठोस गोला बना रहा है। इसकी त्रिज्या स्मॉल r, थिकनेस dr। तो अब देखो, इसका जो आयतन होगा 4πr² dr होगा। ठीक है ना, सतह का क्षेत्रफल लिया, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मोटाई से, तो ये आयतन मिल गया। अब आयतन को अगर रो से गुना कर दे तो हमें dm मिल जाएगा। रो कितना है? k/r²। dm मिल गया, टोटल m फाइंड कर लेते हैं। dr को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r के लिए, तो ये r तक, समझ रहे हो ना, मैं लिख के बता देता हूँ।
ये लो, तो dm का m हो गया, dr का 0 से r तक लिमिट लगा दिया, r हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? m मिल गया। हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। v होता है स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r। m बाई r लिखेंगे तो देखो ये तो कट ही जाएगा, g इंटू 4πk ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2π बाय स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू 4πk इंटू r। तो t बाई r कॉन्स्टेंट हो जाएगा, t बाई r नियतांक है बस। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, 25 का 4। अब 26 में आ जाओ, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ट्वेंटी सिक्स में देखो क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई जहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण घट करके 4.9 हो जाता है, देखो हाफ हो गया ना, जी का मान हाफ हो गया। कौन सा क्वेश्चन है? 26। जी बाई 2 ऐसा हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एच बाई आर इक्वल्स टू √2, h इज इक्वल्स टू r इंटू √2 माइनस 1, r इंटू 0.414। अब r की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6.4 है, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.6 के आसपास आ जाएगा। 2.6 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 था और 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 में देखो क्या लिखा है, एक ग्रह की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष यान ग्रह के परितः कक्षा में घूम रहा है। यदि यान पर सिर्फ गुरुत्वीय क्षेत्र प्रभावी है तो यान 24 घंटे में लगाए गए पूरे चक्कर का मान क्या होगा? अच्छा ठीक है, पहले हम लोग उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं बच्चों। पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है क्या? एक ग्रह की सतह से, अच्छा ग्रह की त्रिज्या दी हुई है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ग्रह का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। t होता है 2πr स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r। टाइम पीरियड मिल गया। हमें क्या बताना, कितने चक्कर 11 घंटे में, 24 घंटे में कितने चक्कर होंगे। तो देखो ध्यान देना, n को क्या लिख सकते हैं? 24 आवर्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई t। 24 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 2π r⁻³ √gm। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में r की वैल्यू और m की वैल्यू गिवन है। r है 2 इंटू 10⁶ और m दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻22।
बस पुट कर देना है, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जी की वैल्यू बदलेगी नहीं, ये सॉल्व करके आता है 11.2 के आसपास, ठीक है ना। तो अब हमें क्या बताना, कितना चक्कर होगा 11 घंटे में, सॉरी 24 घंटे में सिर्फ 11 चक्कर ही तो पूरा हो जाएगा ना, ठीक है ना। 11.2 है तो 11 चक्कर पूरा हो गया। 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट में देखो क्या लिखा है, एक पिंड के पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह की सतह पर भारों का अनुपात 9:4 है। यानी पृथ्वी पर जो उसका भार है और दूसरे ग्रह पर उसका भार है, उसका अनुपात दिया हुआ है 9:4। दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है, 1/9वां भाग है। यानी अगर पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग m मान लें तो उसका m/9 है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो ग्रह की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले देखो भारों का अनुपात दिया है, यानी कि g का अनुपात दिया हुआ है, g/g', ये 9/4 ऐसा लिखा है। सतह के भारों, क्योंकि mg होता है, m तो बदलेगा नहीं बच्चों, g बदल रहा ना। अब इसको जरा स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा, 9/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, gm/r नीचे आएगा। अच्छा रूट तो होता ही नहीं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी मेरे ध्यान में आ गया, चलो इसको मिटा ही देते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं बच्चों। 4g = 9g', g की वैल्यू है gm/r स्क्वायर, और यहाँ पर gm'/r' का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, हमें r का रेशियो चाहिए ना, चलो रहने दो अभी। 4m/r स्क्वायर 9/r' स्क्वायर, और ये कितना 1/9 दिया हुआ ना, 1/9, यानी कि m/9 कर दो, ये 9 से 9 कट गया, m से m कट जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, अगर स्क्वायर रूट कर दो 2/r = 1/r', यानी r' की वैल्यू हो जाएगी r/2। सिंपल है, r/2 ऑप्शन नंबर 4, 28 का ऑप्शन नंबर 4। अब 29 में आते हैं। ट्वेंटी 29 के बाद ज़्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन है, फिर ऐसे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, देखो बच्चों ध्यान देना। 29 में क्या लिखा है, m द्रव्यमान के एक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर u गति से प्रक्षेपित करते हैं। जब यह उपग्रह कैपिटल R यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की ऊंचाई पर पहुंचता है, यानी कि पृथ्वी से 2r ऊंचाई पर, समझ रहे हो ना, कि ऊंचाई पर पहुंचता है, तो यह m/10 द्रव्यमान के एक रॉकेट का उत्क्षेपण, अच्छा इजेक्शन करता है सॉरी, कि इस प्रकार से करता है कि उपग्रह तत्पश्चात वृत्तीय कक्षा में चलने लगता है। उत्क्षेपित रॉकेट की गतिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन क्या है।
ज़रा छोटा बन गया, फिर भी मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, यहां पर u वेलोसिटी से फेंका गया, ऐसा है ना। m द्रव्यमान के एक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर दिशा में u गति से प्रक्षेपित करते हैं। जब यह उपग्रह r दूरी पर, r की ऊंचाई पर पहुंचता है, यानी सेंटर से 2r दूरी पर, तो m/10 द्रव्यमान के रॉकेट को इजेक्ट करता है, जिससे कि ये वृत्तीय कक्षा में चलने लग जाए। तो जो रॉकेट को इजेक्ट किया गया है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर v फाइंड कर लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान था, वो इस जगह v वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पर उसका वेग v है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा, इसी क्षण इसने रॉकेट को इजेक्ट किया, ठीक है। रॉकेट इजेक्ट करने के बाद क्या कंडीशन है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा नीचे से, ताकि समझ पाए। ये r है, ये भी r, यानी टोटल 2r है। अब देखो m से m/10 मास का रॉकेट रिलीज किया, तो अगर m/10 मास का रॉकेट रिलीज कर देंगे तो बचा हुआ मास कितना हो जाएगा? 9m/10। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में लिखा है ना कि m/10 द्रव्यमान के रॉकेट का उत्क्षेपण करता है, इजेक्ट हो गया, तो अब बचा हुआ मास सिर्फ 9m/10 होगा, और इसका जो वेलोसिटी होगा स्क्वायर रूट ऑफ gm/2r। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ gm/r लिखते हैं। r यहाँ से केंद्र से उसकी दूरी होती है, इसको लिख दो ना r बराबर 2r। ये समझ में आया? मोमेंटम तो कंजर्व रहना बच्चों। अब देखो पहले एक मोमेंटम ऊपर था, एक मोमेंटम इधर था, तो अब जो रॉकेट आए, रॉकेट में एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगी, एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में। इधर का मोमेंटम इतना ही होना चाहिए, m/10 इंटू vx होगा, और इधर का मोमेंटम हो जाएगा m/10 इंटू vy। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ये समझ में आ गया? अब देखो ध्यान देना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए। पहले हम लोग v फाइंड करेंगे, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है, बाकी तो हमें खुद ही सॉल्व करना है ना। कैपिटल M द्रव्यमान तो पृथ्वी का है ही, जो हमें यूज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर u ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, एक तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से v निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये वाला फिगर मिटाएंगे, ठीक है। उसको भी मिटाना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बारी बारी से दोनों मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाफ mu² माइनस gmm/r, ये पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा थी, और 2r ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? हाफ mv² माइनस gmm/2r। स्थितिज ऊर्जा m को कैंसिल कर देते हैं, इसको उठाकर इधर ले आओ, u²/2, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, gm/r, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/2, दोनों देखो ये प्लस में आया, फिर कॉमन ले लेंगे तो फिर से माइनस, v²/2, u²/2 माइनस gm/2r इज इक्वल्स टू v²/2, तो यहाँ से v² मिल गया। एक रिजल्ट आ गया v² का। अब ये जो रिलेशन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मोमेंटम कंजर्व करना है, यहाँ से vy का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना।
अब इसको मिटाएंगे, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है ध्यान देना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को इक्वेट करो तो m/10 इंटू वी एक्स इज इक्वल्स टू 9m/10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ gm/r। तो m/10 तो कट जाएगा, वी एक्स की वैल्यू मिल गई। फिर अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा और जगह चाहिए। m/10 इंटू वी वाई, इससे हमें वी एक्स मिल गया 9 स्क्वायर रूट ऑफ gm/r। और वी वाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, m/10 वी वाई इज इक्वल्स टू m इंटू वी। वाई डायरेक्शन में जो प्रारंभिक संवेग था और अंतिम संवेग यानी रॉकेट को दागने के ठीक बाद जो संवेग है, वाई दिशा में ये बराबर कर दिया। एक्स दिशा में प्रारंभ में कोई संवेग नहीं था, तो जितना इस तरफ होगा संवेग उतना ही उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। m से m को कैंसिल कर दो, वी वाई आ गया 10v। ठीक है ना बच्चों, वी वाई मिल गया, वी एक्स मिल गया। हमें क्या चाहिए, कुल गतिज ऊर्जा चाहिए, रॉकेट की गतिज ऊर्जा। अब देखो वी वाई मिल गया, वी एक्स मिल गया, हमें चाहिए रॉकेट की गतिज ऊर्जा। हाफ m इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m/20 वी एक्स स्क्वायर 81 gm/2r, और वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 100v स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, m/20 इंटू 81 gm/2r प्लस 100u स्क्वायर माइनस 100 gm/r। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब सॉल्व कर लेना, यहाँ पर से 100 वाला टर्म अलग हो जाएगा, 100u स्क्वायर अलग कर देना, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के 200 माइनस 81 तो 119 ऐसा आ जाएगा। फिर सॉल्व करके क्या आ रहा है मैं लिख देता हूँ, m/20 इंटू 100u स्क्वायर माइनस 100 से मल्टीप्लाई किया ना, 200 माइनस 200 प्लस 81 यानी कि 119/2r, यहाँ पर gm। ठीक है, अब यहाँ 5 आ जाएगा, 5 को कॉमन ले लो, 100 की कॉमन ले लो, हटाओ, बात खत्म हो गई। 100 m/20 यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 119 gm/200। अब देखो आंसर मैच कर जाएगा, 20 से 5 बार में कट गया। अब मिलाओ तो आंसर बच्चों 5m इंटू यू स्क्वायर माइनस 119 gm/200 आ गया ना। ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर थर्ड वाला है 5m। हाँ, 29 का करेक्ट आंसर थर्ड।
अब 4 क्वेश्चन और हो गए, फटाफट करते हैं ना। 4 क्वेश्चन बाकी है, 30, 31, 32, 33। देखो बच्चों 30 में क्या लिखा है, दो ठोस गोले जिनकी त्रिज्या r1 व r2 है और द्रव्यमान m1 व m2 है को संज्ञान में लें। गोले 1 एवं 2 द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र चित्र में दिखाए गए हैं, तब m1 बटा m2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चित्र दिया हुआ है, चित्र से हम लोग देख सकते हैं, जो ग्राफ दिया है ना उसके हिसाब से r1 और r2 1/2 हो जाएगा। r1 1 पे है, r2 बिल्कुल 2 पर है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, कहां पर है ग्रेविटेशनल फील्ड? सतह पर। तो gm1 बटा r1 स्क्वायर और gm2 बटा r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3। दिया है ना चित्र में, ग्राफ देखो बच्चों, ग्राफ से आपको समझ में आएगा। एक ग्राफ तो ऐसा है, यहाँ 1 यहाँ 2, और दूसरा ग्राफ कैसा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऐसे ये 3 है, इस तरीके से। ठीक है ना, ये ग्राफ 2 के लिए, ये ग्राफ 1 के लिए। तो हमने क्या लिख दिया, 1 और 2। देखो r1 और r2 का रेशियो 1/2 आ गया। फिर gm/r स्क्वायर सतह पर होता है ना, gm/r स्क्वायर, तो gm/r स्क्वायर का रेशियो 2/3 लिख दिया, g से g कट जाएगा। r1 r2 का रेशियो पता है, तो m1 m2 का रेशियो भी हमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, r2/r1, r2/r1 का मतलब 2, तो 4 = 2/3, 2 से कट गया 2 बार में, m1/m2 क्या आ जाएगा, 1/6। बस m1/m2 ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 3 क्वेश्चन और। थर्टी वन में देखो क्या लिखा है, एक ग्रह का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, कैपिटल R है। एक दूसरे ग्रह B का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही ग्रह A से आधी है, द्रव्यमान भी आधी, त्रिज्या भी आधी। ग्रह A और B के लिए पलायन गतियां क्रमशः VA और VB है, दोनों का रेशियो n/4 ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिख दें, MA MB, द्रव्यमान आधी है, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही आधी है। A एक ग्रह का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, B का द्रव्यमान आधा है, यानी ये 2 है। उसी तरीके से B की त्रिज्या भी आधी है, तो ये 2। अब हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी ना, पलायन वेग है ना, पलायन वेग √2gm/r। gm तो कट ही जाएगा, ma/mb rb/ra, ये 2, ये 1/2 हो जाएगा ना, उल्टा करके 1 आ जाएगा। इसको हम लोग 4/4 लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। हो गया आंसर, सेकंड ऑप्शन। 2 क्वेश्चन और है, 32 और 33।
32 में क्या लिखा है, एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के केंद्र से 10 r दूरी पर और पृथ्वी के केंद्र से केंद्र की ओर 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है। मतलब एक एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी के केंद्र से 10 r दूरी पर है, r पृथ्वी की त्रिज्या है, 10 r दूरी पर है और वह पृथ्वी के केंद्र की तरफ 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से उस गति से गतिशील है पृथ्वी के केंद्र की तरफ। यदि पृथ्वी से पलायन गति का मान 11.2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो पृथ्वी के वातावरण के प्रभाव को नगण्य मानते हुए इस क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराते समय गति कितनी होगी? ठीक है, अपना उत्तर किलोमीटर प्रति सेकंड में निकटतम पूर्णांक में दे। ठीक है ना, आसपास का जो इंटीजर है, ध्यान देना बच्चों, हाफ mv। हम लोग पहले एक काम करते, चलो ऐसे लिख देते हैं, हाफ mv स्क्वायर। v कितना दिया है? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm बाई 10r। वहां पर कुल ऊर्जा थी। पृथ्वी की सतह पर क्या ऊर्जा होगी? एक तो gmm बाई r और दूसरी हाफ mv स्क्वायर। ये v हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये m सारा m कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको तो किलोमीटर प्रति सेकंड में ही रहने देते हैं। वन बाई 10 को अलग कर दो और gm/r है। देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है पलायन वेग का मान, है ना, 11.2। तो 11.2 को हम लोग इसका स्क्वायर 2gm/r लिख सकते हैं, यानी कि 11.2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा gm/r। बस यही हमें पुट कर देना है, जहां जहां gm/r है ना, वहां वहां ये मान पुट कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 1/10 gm/r के बदले, अच्छा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको इधर ले आओ, प्लस gm/r, ये इधर आ गया, बचेगा 1 माइनस 1/10। सही लिखा? कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करना, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। हाफ v स्क्वायर कॉन्सेप्ट का तो सही चल रहा है ना, 12 किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 9/10, और gm के बदले लिखेंगे 11.2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। ये 2 कट गया। अब v का मान सब कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड में ही है, हो गया हमारा काम। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके v 250, ये v स्क्वायर जो है ना 256.89 आता है, v स्क्वायर 256.89, मैंने सॉल्व किया इसलिए मुझे ध्यान है, इतना आता है। तो फिर v क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर सेकंड। हो गया आंसर। ये 32 था। अब एक और क्वेश्चन 33। देखो बच्चों 33 में क्या लिखा है, एक ग्रह पर 100 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के ऊपर एक गेंद छोड़ा जाता है। एक ग्रह है, उस पर 100 मीटर ऊंचा कोई मीनार मान लो, कोई स्तंभ है, वहां से एक गेंद को छोड़ा गया है। धरातल पर टकराने से 1/2 सेकंड पहले, धरातल पर टकराने से पहले के 1/2 सेकंड में, यानी टकरा ही रहा है, उससे पहले का जो हाफ सेकंड है, लास्ट हाफ सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, ऐसे कह सकते हो, में यह गेंद 19 मीटर की दूरी तय करता है, यानी अंतिम आधे सेकंड में 19 मीटर की दूरी तय कर रहा है 100 मीटर से गिरने के बाद। तो इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, यानी g का मान हमें ज्ञात करना है।
ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से ये 100 मीटर था, लास्ट की दूरी आधे सेकंड में तय किया 19 मीटर, तो बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा? 81 मीटर होगा। यहाँ के लिए टाइम क्या है? 1/2 सेकंड। यहाँ पर आते ही जो स्पीड होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना, मान लो स्पीड u है, तो ऐसे लिख सकते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। यहाँ पर ये इस जर्नी के लिए ये तो अंतिम वेग होगा ना बच्चों, प्रारंभिक वेग 0 था, 2 g मान लेते हैं तुरंत, या a ही नाम दे दो, 2a, और दूरी कितनी है? 81, तो u² मिल गया हमें। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से u क्या हो जाएगा? 2, 8 2 जा 16, 162 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 19 मीटर तय कर रही है ना, us इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80², तो 19 इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, u क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 162a, टाइम कितना? 1/2, फिर से a/2 और 1/4, ठीक है ना, तो a/8 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर ही कर दें तो 4 से 2 से कट जाएगा। कुछ गड़बड़ किया? लग तो नहीं रहा। v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, यहाँ पर जो वेग है वो लिखा है 2 इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब 2 से ये 4 हो जाएगा, और 4 से कट नहीं रहा ना, 162 रहने दो। अब जरा देखें इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना बच्चों। आंसर 8 है, अगर इसमें 8 पुट कर रहे हो तो ये 1 आ रहा है, चेक करो तो इसको 8 पुट करने पर ये 18 आता है या नहीं। 162 इंटू 8 का स्क्वायर रूट बाई 2, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से काट दो, इधर 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 81, तो 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, सही है। यानी कि सॉल्व करने के बाद a का मान क्या आएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया आंसर। सॉल्व तो कर सकते हो ना आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कशन। होमवर्क में दे देता हूँ, स्टेज 4 पार्ट बी, 10 ही क्वेश्चन है। होमवर्क होगा ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी एसएचएम पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम है, पढ़ेंगे, इन सबको मिटा देते हैं। तो बच्चों अब हम लोग एसएचएम पढ़ते हैं, सरल आवर्त गति। देखो ध्यान देना, हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था कि टोटल एनर्जी जो होती है हाफ के ए स्क्वायर लिखते हैं सरल आवर्त गति में, या हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए यहाँ आयाम है, ओमेगा जो है ना यह आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कोणीय आवृत्ति, और या आप इसको कोणीय आवृत्ति और आयाम, और कोणीय आवृत्ति आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आप कह सकते हो ऊर्जा है वो आयाम पर और आवृत्ति पर निर्भर करता है। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा
आवृत्ति तथा आयाम पर निर्भर करती है। अब आवृत्ति और आयाम कैसे लिखा है एक बार समझ लो बच्चों। हम लोग अगर इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ऐसा फंक्शन है, तो y का अधिकतम मान आयाम कहलाएगा। यहां पर देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है इसका अधिकतम मान तो 1 ही हो सकता है, तो y का अधिकतम मान क्या है, ए हो जाएगा आयाम। हमने पहले लिखा था ना, डिस्प्लेसमेंट y लिख दो या आप इसको x लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x और v और a सबका अधिकतम मान ज्ञात किया था, x के लिए a, v के लिए a ओमेगा और त्वरण के लिए a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, मैं इसको मिटा करके समझाता हूं, छोटी छोटी चीजें हैं। एक होता है पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूं बच्चों, फिर बाद में सर्कुलर मोशन से भी समझेंगे, अभी समझ लो कुछ कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग ऐसा लिख दें y इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये एक आवर्ती फंक्शन है, आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन। कुछ टाइम के कुछ x के बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा है या आप t लिख सकते हो, जैसे हमने ओमेगा t लिखा था उस तरीके से यहाँ पर y और x का एक फलन है। तो इस फलन में y का मान, ये y नॉट फिक्स्ड है, a जो है ना ये और b दोनों फिक्स्ड है, x का मान बदल रहे हैं, तो x का मान बदलते जाएंगे, लेकिन y का मान ये फिर से 0 से y नॉट, फिर 0 से y नॉट, इस तरीके से ही बदलेगा, ऐसा होता है। तो आवर्ती फलन है, यानी कुछ समय के बाद ये इसका जो वेव फॉर्म होगा, ग्राफ जो है वो रिपीट होने लगेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं आवर्ती फलन। तो यह एक आवर्ती फलन होता है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसका आवर्तकाल आवर्तकाल को हम लोग t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। t होता है 2 पाई बाय मॉड ऑफ ए। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक। हम लोग को धनात्मक मान ही रखना है यहाँ पर। ए का जो मान है, मतलब मॉड में ले लिया धनात्मक मान, क्योंकि आवर्तकाल तो ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो जिसका आवर्तकाल t इक्वल्स टू इतना होता है। ये तो कॉन्सेप्ट है, साइन हो कॉस हो दोनों के लिए यही होता है। टेन होता है तो पाई बाई मॉड ए होता है, फिर साइन स्क्वायर यहाँ आ जाए तो पाई बाई मॉड ए होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स की, यहाँ हम लोग उतने डिटेल में नहीं जा रहे, बस जितनी जरूरत थी उतना लिख दिया। फिर देखो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एक आवर्ती फलन होगा। एक आवर्ती फलन है, जिसका आवर्तकाल
अब इसका आवर्तकाल क्या होगा, t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा तो हमने पढ़ा था ना बच्चों, पॉजिटिव ही था ना। ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर होता है k/m, k पॉजिटिव m पॉजिटिव, तो ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव, ओमेगा भी पॉजिटिव है। तो टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा। अभी मॉड में रख देते हैं, ठीक है, जिसका आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होगा, होता ही है। समझ में आया ना। तो आवर्तकाल इतनी है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2π/t, और ये क्या कहलाएगा, कोणीय आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, कोणीय वेग नहीं, यहां पर कोणीय आवृत्ति कहलाता है। जैसे आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ना वैसा। तो हम लोग एसएचएम को भी पढ़ेंगे। मतलब कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, एक समान मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो उस अवस्था में जो कोणीय चाल होती है ओमेगा, उसी का बराबर होता है ये, इसलिए इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। अब आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति f क्या हो जाएगा, 1/t। 1/t को हम लोग ओमेगा/2π लिख सकते हैं। इसका मतलब ओमेगा जो है 2π इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। देखो ना, सब कुछ वैसा ही आ रहा है जैसा कि सर्कुलर मोशन में था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव लिखते हैं ना, हाफ के a स्क्वायर, ऐसा हाफ एम वी स्क्वायर, तथा पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई भी ऐसा साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा जैसा फंक्शन हो ना बच्चों, तो एक कंप्लीट साइकिल में उसकी जो औसत मान होती है 1/2 होती है। फिर से सुनो, अगर साइन स्क्वायर थीटा है या कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसका औसत मान एक साइकिल में क्या हो जाएगा, 1/2। और अगर साइन थीटा या कॉस थीटा हुआ, स्क्वायर नहीं है, तो उसका औसत मान एक साइकिल में 0 हो जाता है। ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इंटीग्रेट करके बताते हैं कि एवरेज कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ है, तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तथा इसका पोटेंशियल एनर्जी का समय के सापेक्ष टाइम एवरेज, समझो, एनर्जी औसत मान एक चक्कर में औसत मान 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर या 1/4 के a स्क्वायर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2 होता है। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा तथा
साइन लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान, एक पूरे चक्कर में औसत मान एक चक्कर में यानी 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। एक चक्कर में औसत मान एक बटा दो होता है, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते ही है बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेट करके, ऐसे जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इसका औसत मान चाहिए डी थीटा, 0 से एक टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा आप लिख सकते हो, 2 पाई बाई ओमेगा, हल करने पर ये 1/2 आ जाता है। समझ में आया ना बच्चों। तो वही चीज़ है, आप यहाँ कॉस स्क्वायर रखोगे तो भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन साइन थीटा यहाँ लिखोगे या कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, एक पूरे चक्कर में यानी एक टाइम पीरियड में, एक आवर्तकाल में, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा का औसत मान 0 होता है। ये सब मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहे हैं। जैसा यहाँ पर हमने कह दिया कि एवरेज वैल्यू हाफ के ए 1/4 के ए स्क्वायर है या 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। ये कैसे लिखा है कि इसका औसत मान 1/2 होता है, ठीक है ना। बस अब इसको मिटाते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे सिंपल सा। माध्य स्थिति तथा चरम स्थिति के मध्य विस्थापन या दूरी के सापेक्ष, ऐसे लिख देते हैं, x के सापेक्ष औसत स्थितिज ऊर्जा। देखो बच्चों, औसत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं एक बार समझ लो। x के सापेक्ष है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे डी एक्स। माध्य स्थिति से चरम स्थिति, चरम स्थिति में प्लस ए या माइनस ए लिखते हैं। अब इसका मान अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 के, ये बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के लिए x³/3, 0 से a, और नीचे dx का x हो जाएगा a, 1³/3 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 1/6 के a स्क्वायर। तो ये लिखना है
माध्य स्थिति तथा चरम स्थिति के मध्य x के सापेक्ष औसत स्थितिज ऊर्जा 1/6 kA² होगी। ठीक है, अब अगर औसत गतिज ऊर्जा चाहिए तो इसको मिटा के लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। x के सापेक्ष अलग होता है, t के सापेक्ष अलग होता है, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर औसत गतिज ऊर्जा की बात करें, क्या हो जाएगा, 12kA² माइनस x², फिर dx लिखेंगे, नीचे भी dx, तो ये 1/3 आ जाता है। सॉल्व करके देखो, k/2 अलग हो जाएगा, यहाँ पर आएगा a² माइनस x³/3, जीरो से a ले लेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पर ये तो a आ जाएगा सॉल्व करके। अब आप a पुट कर दो, क्या हो जाएगा, a³ माइनस a³/3 यानी कि 2a³/3, 2 से 2 कट जाएगा, a³/3 k a³/3/a क्या आया, 1/3 kA²। देख रहे हो ना, तो औसत गतिज ऊर्जा के लिए 1/3 kA² लिखते हैं, औसत स्थितिज ऊर्जा के लिए 1/6 kA² लिखते हैं। ये x के सापेक्ष है, जब हम लोग समय के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको मिटाते हैं, आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यह होमवर्क रहा आपका स्टेज 4, 10 क्वेश्चन है, सॉल्व करके रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।